हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, एज वेल लास्ट क्लास हम लोग अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में वी वर डिस्कसिंग बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और वहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहला KMnO4, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक और डिस्कस किया था हाँ हाइपो कंपाउंड्स Na2S2O6 ना, Na2S2O3 है ना, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पे सबसे पहला नाम आता है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन K2Cr2O7, वो भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट K2Cr2O7 थोड़ा सा लेस स्ट्रेंथ वाला है ना, बट उसको यूज़ क्यों करते हैं, वहाँ पर एक चीज़ देखा था कि HCl के प्रेजेंस में KMnO4 जो है काम में नहीं लेते हैं, इस वजह से K2Cr2O7 का हम लोगों ने स्टडी किया था। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था सोडियम थायोसल्फेट। आपको पता है कि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाता है, सोडियम टेट्राथायोनेट आयन में, यानी कि S2O3 चेंज होता था वहाँ पर S4O6-2। वहाँ पर हम लोगों ने एन फैक्टर उसका डिस्कस किया था। एज ऑफ नाउ आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसके आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में आपको एन फैक्टर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी आप जानोगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ जहाँ आपने ख़त्म किया था, ठीक है, कि सोडियम थायोसल्फेट जो है बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए सोडियम थायोसल्फेट यानी कि S2O3 -2- इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट अच्छा है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस करने के काम में आता है, मतलब ऐसा नहीं है सभी को ये रिड्यूस कर देगा, बट एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, एंड reduces I2 to I-। अगर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो रिएक्शन आपके सामने हाजिर है, तो लिखिए प्लस I2, इसने I2 को यानी आयोडीन को इसने क्या कर दिया है, रिड्यूस, और खुद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज। और जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये S4O6-2 में चेंज होगा, यानी कि सोडियम टेट्राथायोनेट आयन में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि दिस इज टेट्राथायोनेट आयन। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, मेरे लिए वो कोई केस नहीं है, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर तो आप लोगे ही, मुझे पता है। ठीक है, अपना काम क्या है, एन फैक्टर का कैलकुलेशन करना। तो देखो सभी लोग यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है, +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, चलिए एन फैक्टर देखिए, 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0.5 का चेंज, 0.5 × 2 कितना हो गया, 1। ठीक है, क्लियर। जिनको डाउट हो रहा है देख लो, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकाला, चेंज, सल्फर का चेंज कितना है यहाँ पर, 2 से लेके 2.5 कितना, 0.5। चेंज निकालते समय ध्यान रखिएगा, कभी भी चेंज 0, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, कभी भी चेंज नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा मैग्नीट्यूड होना चाहिए चेंज। ठीक है, तो 0.5 × 2 कितना हो गया, 1। अब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। एन फैक्टर निकालते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। क्या नहीं यूज़ करेंगे, कोएफिशिएंट का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम I2 की बात करते हैं तो I2 आप देखो, I2 जो है कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से -1 में चेंज हो रहा है, यानी कि 1 का चेंज, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आयोडीन है कितने, 2, देयरफॉर इसका एन फैक्टर कितना हो गया I2 का, 2। ठीक है, क्लियर ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा एन फैक्टर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, एन फैक्टर और इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कैलकुलेट
कैलकुलेट n factor and equivalent of following. ठीक है, इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है I2 से लेकर IO3 माइनस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है N2H4, जिसको आप हाइड्राजीन बोलते हो, N2H4, ये चेंज हो रहा है बेटा किसमें, HNO2 में चेंज हो रहा है, यानी कि नाइट्रस एसिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अभी फ़िलहाल आपको 2 करने हैं, और भी मैं इसके बाद दूंगा। ठीक है, चलिए इसको करना शुरू करिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। कर लिया? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखो सभी लोगों ने किया होगा, इसका एन फैक्टर निकालना है आपको, केवल रिएक्टेंट साइड का एन फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, चलो I2 का 0 चार्ज, इस यहाँ पर आयोडीन के ऊपर +5 का चार्ज, 0 से +5 बहुत आसान है, कितने का चेंज आएगा, 5 का। यहाँ पर आयोडीन है कितने, 2, तो यहाँ कितना आ गया है, 10। इस वजह से यहाँ पर जो I2 है उसका एन फैक्टर कितना आ गया है, 10। ठीक है, क्लियर, सबका आ गया है। चलिए इधर आइए, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। नाइट्रोजन के ऊपर मेरे को चार्ज निकालना है, तो नाइट्रोजन को क्या ले लो, x। नाइट्रोजन है कितने, 2, तो 2x + 4, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है 1, और ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो कैसा है, न्यूट्रल। इस वजह से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर x की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, देन यू विल गेट -2। देयरफॉर यू कैन से नाइट्रोजन इन N2H4 इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा, +3। तो चलिए शुरू करिए अपना काम। -2 से +3 कितने का चेंज आएगा, हाँ 5 का आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई नाइट्रोजन है कितने यहाँ पर, ये काउंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पर हाइड्राजीन में, हाइड्राजीन का जो एन फैक्टर है बेटा वो भी कितना आएगा, 10। क्लियर, वो भी कितना आ गया, 10। क्लियर ना। चलिए इसको कॉपी करिए, और भी क्वेश्चन फिर अपन डिस्कस करते हैं। कर लिया? चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, इधर वाला मैं ऊपर ही एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और आपको देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आए अगर हम, तो 3 हमारा जो है वो कुछ इस तरह है। IO4 माइनस ये चेंज हो रहा है I2 में, और ये 4th क्वेश्चन रहा। 4th क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ वैनेडियम ऑक्साइड, और ये चेंज हो रहा है बेटा वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यार, आयोडीन यहाँ पर किस स्टेट में है, +7 में है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में। चलिए होप सो आपको डाउट ना हो। तो आयोडीन यहाँ पर किस स्टेट में है, +7 है। यहाँ पर आयोडीन किस स्टेट में है, 0 में है। तो +7 से 0 कितने का चेंज आ गया है, 7। क्लियर, सबको बात क्लियर हो रही है। 7, यहाँ पर आयोडीन है कितने, 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर जो आयोडीन है, ये पूरा का पूरा जो IO4 है उसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 7। हाँ, अगर आप I2 का निकालना चाहो तो I2 का भी एन फैक्टर आप निकाल सकते हो। I2 का एन फैक्टर चेंज देख लो, उल्टा देखो चेंज, 0 से कहाँ जा रहा है, +7, कितने का चेंज आएगा, 7। और यहाँ पर आयोडीन है कितने, 2, तो 2 × 7 कितना हो गया, हाँ 14। तो आप किसी का भी एन फैक्टर देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बोलो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर वैनेडियम के ऊपर चार्ज +2 होगा, और यहाँ पर वैनेडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, +5 होगा। तो 2 से 5 की तरफ जाओगे, कितने का चेंज आएगा, 3, और यहाँ पर वैनेडियम 1 है, इस वजह से इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3। वैनेडियम ऑक्साइड का जो एन फैक्टर है वो कितना होगा, 3। ठीक है, बट अगर आप V2O5 का एन फैक्टर चाहते हो तो उल्टा चलो, रिवर्स ऑर्डर में।
तो 5 से लेकर 2 कितने का चेंज आ गया है 3। वैनेडियम यहाँ पर है कितने 2, तो 3 इंटू कितना हो गया 6। इस वजह से अगर आप V2O5 का एन फैक्टर निकालना चाहते हो देन यू हैव टू नो इसका आएगा एन फैक्टर कितना 6। क्लियर। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, रब करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर हम जाएं तो Fe 0.94O, दिस इज चेंजेस टू Fe 2O3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको ही आप ट्राई करो, ठीक है। दूसरा मैं अभी नहीं दूंगा आपको, ठीक है। जस्ट ट्राई इट आउट। ओके, आई होप ट्राई कर लिया होगा आपने। चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप सब ने क्या किया होगा, आप सब लोगों ने यही किया होगा कि ये +2 और ये हो गया होगा +3, तो +2 से +3 कितने का चेंज 1, और यहाँ पर Fe के एटम्स कितने हैं 0.94। तो इस वजह से आप सभी लोगों ने ये किया होगा एन फैक्टर कितना 0.94, यही किया है। बट ध्यान रखिएगा ये गलत है, जिन्होंने ये किया है उनका रॉन्ग हो गया है, और गलत नहीं किया आप सब लोगों ने सही किया। मेथड भी हमने यही बताया आपको। बट अब ज़रा समझिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक होल नंबर में एटम्स नहीं दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर जो एटम है वो एक फ्रैक्शनल है, यानी कि एक डेसिमल है। Fe यहाँ पर 1 भी नहीं है, 1 से कम है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो होल नंबर में जिनके एटम्स नहीं होते हैं, क्लियर ना, उनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोला करते हैं। और जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम एन फैक्टर ऐसे नहीं निकालते। तो कैसे निकालते हैं ज़रा देखें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर जो Fe 0.94O है, ठीक है, उसमें जो Fe है उसके 2 स्टेट्स हैं, क्लियर ना। इस Fe के 2 स्टेट्स हैं बेटा। पहला जो स्टेट है वो है Fe+2, और दूसरा जो स्टेट है वो होता है Fe+3। समझ रहे हो। अब आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगा, आप तो कहोगे सर ये +3 है, बट आप समझिए इस बात को मैं क्या बताना चाहता हूँ। कभी भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पर भी Fe के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं 2, कितने हैं 2। तो Fe के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब बात यहाँ फंसती है कि Fe+2 वाले कितने हैं और Fe+3 वाले कितने हैं। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं Fe+2 वाले हैं कितने x, तो Fe+3 वाले कितने हो जाएंगे, जितने टोटल एटम्स होंगे Fe के उसमें से x को माइनस कर देंगे। तो टोटल एटम्स हैं कितने 0.94 माइनस कितना ले लोगे x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हेनेवर एनी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड इज फॉर्म देन देयर शुड बी मिनिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, जैसा यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। आफ्टर दैट वी हैव टू नो कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ +2 ओवर हियर एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ +3 ओवर हियर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस x को कैलकुलेट करना है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने +2 वाले x, तो 2 इंटू कितना x मल्टीप्लाई करेंगे, +3 वाले कितने हैं, इतने हैं, तो +3 मल्टीप्लाई बाई 0.94 माइनस x। देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया x का और 3 का मल्टीप्लाई किया इससे। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी तो है ना O, ये तो Fe 0.94 की जगह मैंने लिखा है ऐसा। अभी ऑक्सीजन भी बचे हुए हैं। ऑक्सीजन का स्टेट कितना होता है बेटा
-2। और बताओ ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो कैसा है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ आप सोच रहे हो ये +2 तो Fa के ऊपर चार्ज है ना, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है क्या, कोई नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा। तो चलो बस अपना काम क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है। जो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी उतने Fe+2 के एटम्स हो जाएंगे, उसमें से आप 0.94 माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe+3 इन 0.94 Fe। आ रहा समझ में आपको, ठीक है। तो चलो x निकाल लो, अब तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलो मैं भी निकालता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 0.94, ये हो जाएगा 3 × 0.94 2.82 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। देयरफॉर यहाँ से x को उधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा बेटा 0.x की वैल्यू, यहाँ से आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.82। तो लो x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 0.82 आ चुकी है। ये जो x है ये किसका है, Fe+2 का है। तो बताओ Fe+3 कितने हो जाएंगे, हाँ 0.94 माइनस x, 0.94 माइनस x की वैल्यू कितनी है 0.82। तो बस अपना Fe+3 भी आ चुका है कितना 0.12। तो आपका Fe+2 भी आ चुका है और आपका Fe+3 भी आ चुका है। अब अगला नंबर किसका आता है, n फैक्टर कैलकुलेट करने का। तो बस देखिए ज़रा ध्यान से, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है। देखो इस पूरे रिएक्शन में, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है, क्लियर ना। फिर से रिवर्स जाकर चीज़ों को फिर से सुन लो, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिया, चलिए वेरी गुड। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन में क्या है, Fe0.94O ये चेंज हो रहा है Fe2O3 में। अब ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर +2 का चार्ज है और यहाँ पर कितना +3 का चार्ज है। +2 से +3 आप जब जाओगे यू विल गेट अ चेंज 1, है ना। अब देखो ध्यान से, Fe+3, ठीक है, Fe+3 से +3 में जाओगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 0.94 के पास क्या है, Fe 0.94 के पास +3 वाला भी है और क्या है +2 वाला भी है। तो +3 वाले से +3 वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर हम Fe 0.94O में प्रेजेंट जो +2 वाला है, ठीक है, वहाँ से अगर हम चेंज देखेंगे तो मेरे को चेंज नज़र आएगा, क्योंकि +2 से +3 कितने का चेंज आएगा 1। लेकिन अब नंबर ऑफ एटम्स कितना लिखोगे, बिल्कुल नंबर ऑफ एटम्स कितना लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने 1 लिखा और 1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0.94 से, ना 0.94 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ Fe+2 एटम्स कितने हैं 0.82। तो अब जाकर इसका n फैक्टर कितना आया है 0.82। छोटा सा है लेकिन बहुत ब्लंडर मिस्टेक आप कर देते, क्यों, क्योंकि आप तो कैलकुलेट कर रहे थे 0.94, बट यहाँ आंसर कितना आएगा 0.82 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा मेथड आपको लग रहा है, ठीक है, इसको देख लो, लंबा मेथड लग रहा है। एक मेथड और आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक तरीके से और इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस, देन आफ्टर आई गिव यू सेकेंड अल्टरनेट मेथड जो थोड़ा सा ईजी भी है, ठीक है, क्लियर। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इधर वाला हो गया होगा आपका, तो मैं यहीं पर आपको सेकंड मेथड भी करके दिखा देता हूँ। सेकंड जो मेथड है वो एवरेज मेथड है, ठीक है। सेकंड जो मेथड है बेटा वो कैसा है, एवरेज मेथड है। देखो मेथड 2, ओके, सेकंड मेथड है, एक्सक्यूज मी, हाँ मेथड 2 में आपको क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए Fe का।
तो देखो इसके लिए फिर से चलिए Fe 0 पॉइंट, थोड़ा सा नीचे में लिखता हूँ, Fe 0.940, इट गिव्स Fe2O3। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो, 0.94 Fe को मान लिया है x, माइनस ऑक्सीजन का कितना है 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 अपॉन 200 अपॉन कितना 94 आएगा। देख लो ध्यान से सभी लोग, x की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 200 अपॉन 94, तो Fe के ऊपर चार्ज कितना आ गया 200 अपॉन 94 आ गया है, सही है। अब ये जो बेटा 200 अपॉन 94 है ये कहाँ चेंज हो रहा है +3 में, तो बताओ चेंज कितना आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हाउ मच, सबको पता है माइनस कर देना है हमें, यानी कि 3 माइनस 200 अपॉन 94, यही चेंज होगा, ठीक है। अब n फैक्टर कैसे निकालोगे, n फैक्टर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो n फैक्टर कैसे निकालोगे, n फैक्टर इक्वल टू जो भी चेंज है, चेंज क्या है 3 माइनस 200 अपॉन 94, ये चेंज रहा, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 0.94, सभी को दिख रहा है, देख लो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 0.94, बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 0.94 इंटू कितना हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा 94 और 0.94 कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 1/100, ठीक है, क्योंकि 94/100 तो 94 कैंसिल हो जाएगा 1/100। उसके बाद इसको सॉल्व करो, देन यू विल गेट कितना 3 माइनस 2.82 कितना आ जाएगा, नहीं 3 माइनस, सॉल्व करो, सॉल्व करिए जल्दी से, n फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, यहाँ से मैं थोड़ा इसको जगह लेकर इसको थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये चीज़ तो यहीं पर ख़त्म हो गया था, ये लाइन, तो इसका आंसर कितना आएगा, क्या किसी ने कैलकुलेट किया, जल्दी कैलकुलेट कर लो, मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आ जाएगा आपका -2, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको जब आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा 94/100, तो 94 कैंसिल हो जाएगा, 200/100 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 300, तो ये यहाँ से जो n फैक्टर आएगा आपका वो आ जाएगा 0.82। जब आप सॉल्व करोगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2.82 - 2 यानी कि कितना आ जाएगा n फैक्टर 82। तो देखो दोनों मेथड से ये हो सकता है, आप इस मेथड का यूज़ कर लो या फिर आप इस मेथड का यूज़ कर लो, दोनों में से जो आपको सही लगे आप उस मेथड का यूज़ कर लो, पर ध्यान रहे ये मेथड का यूज़ मत करना, कब, जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आपके सामने आए, ठीक है, क्लियर ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और सवाल है मेरे पास एक और सवाल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको आप कॉपी कर लिए, चलिए सफिशिएंट है, अभी तो सब कर लोगे ना, चलो आगे अपन केस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगला केस क्या है, जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक एलिमेंट का चेंज होता है, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो अभी उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसको आपने कॉपी कर लिया हो तो हटा दूं मैं इसको, चलिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपने किए और ज़रूरी भी था। अच्छा, इक्विवेलेंट मैंने पूछा था, तो बस n फैक्टर आपने निकाल लिया है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी मोलर मास होगा उसको n फैक्टर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्लियर ना। जो भी मोलर मास होंगे उसको n फैक्टर से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है, यू विल गेट योर इक्विवेलेंट्स, ठीक है।
तो अगला हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, केसेस पॉइंट्स करके डालना है आपको। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, लिखिए व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ more than one element changes, जब किसी एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहा है किसमें, इन कंपाउंड, ठीक है। तो उस केस में बात करेंगे। तो देखो इसमें कई केसेस बन सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आपसे कि XY है कोई, है ना, XY ऐसे मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि X का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और Y का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों ही बढ़ जाए, दोनों ही इंक्रीज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिक्रीज कर जाएं, ठीक है। पहला केस ये बनेगा दोनों बढ़ जाएं, दूसरा केस बनेगा दोनों घट जाएं, तीसरा केस ये बन सकता है कि X का तो बढ़े, Y का क्या हो जाए, घट जाए, ठीक है। तो 3 केसेस में बनते हैं कि अगर मान लो दो के दोनों क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, X और Y के दोनों ही क्या हो जाए, फाइनली प्रोडक्ट बनाते समय डिक्रीज हो जाए उनके ऑक्सीडेशन स्टेट। और तीसरा जो केस बनता है यहाँ पर वो ये बनता है कि X की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े और वहीं पर जो Y की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाए, फाइनली घट जाए, ठीक है। 3 केस है, तीनों अपन पढ़ते हैं, क्लियर। चलिए, तो इसमें पहला केस हम बात करेंगे, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, 3 केस नहीं, बेसिकली 2 ही केस पढ़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला जो है वो एक ही है, ठीक है। इस वजह से केस को बढ़ाएंगे नहीं, 2 ही केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए केस 1, पुट द हेडिंग केस 1। केस 1 में लिखिए व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ elements either of all elements कर दीजिए क्योंकि सभी एलिमेंट की बात करेंगे ना, all elements either increases और decreases। ये जो केस है वो दोनों के लिए है, चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इनसे रिलेटेड एक सवाल मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। वो सवाल ज़रा आप देखिए, फिर उसके बाद अपन जस्टिफिकेशन करते हैं। हमारे पास एक सवाल है Fe2, एक मिनट, Fe2 नहीं है, FeC2O4, FeC2O4, इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्सलेट। ये जो फेरस ऑक्सलेट है ये डिकम्पोज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है बेटा Fe+3 और प्लस CO2, सभी को दिख रहा है। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखें आप ज़रा। चलिए बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के और इनके एन फैक्टर्स की। तो ज़रा देखें आप, Fe यहाँ पर +2 में है, ठीक है, सबको पता है ऑक्सलेट आयन जो होता है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, हम लोगों ने रेडिकल में पढ़ा हुआ है। तो Fe के ऊपर +2 का चार्ज है, तो +2 से जो है +3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि जो इसके पहले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उसमें आपने क्या देखा था, किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, ठीक है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, वो बात अलग है, वो दोनों बढ़ेगा वो दोनों घटेगा, बट ये बात पक्की है वो दोनों चेंज ज़रूर होगा। ऐसा केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला केस हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो उस कंडीशन में एन फैक्टर क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, आपके पास जितने एलिमेंट हैं इस कंपाउंड में, है ना, हर किसी एलिमेंट को आपको देखना है कि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर ना। तो देखो मेरे को तो दिख रहा है Fe अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है +2 से कहाँ पर +3।
सिमिलरली कार्बन जो है +3 चार्ज है, कार्बन भी +3 से कहाँ चेंज हो रहा है, +4 हो रहा है। तो चलो कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन की भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। अगर हम बात करें चेंज की, तो देखो +2 से +3 कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। बताओ Fa है कितने यहाँ पर, 1। इस वजह से यहाँ पर तो क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन की, यहाँ +3 से +4 बताओ कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, देयरफॉर यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर होगा क्या। आप तो तुरंत बोल दोगे कि सर ये अलग अलग होता तो हम बता देते, Fe का एन फैक्टर 1 है और C2O4 का एन फैक्टर कितना है, 2 है। बट देखो बेटा यहाँ अलग अलग नहीं है, ये तो एक कंपाउंड है, अकेला कंपाउंड है। तो ऐसे में आप ज़रा वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इनका एन फैक्टर होगा क्या। एन फैक्टर का एक बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इज द टोटल नंबर ऑफ, एन फैक्टर इज द चार्ज एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ चार्ज एक्सचेंज कितना होता है, वही होता है क्या, एन फैक्टर। तो चार्ज का एक्सचेंज कितना हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, कितने हैं, 100 रुपये हैं मेरे पास, 100 रुपीज़ हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ में मैंने आपको 50 रुपीज़ आपको दे दिया है ना, क्लियर ना। 100 में से मैंने आपको मान लो 40 रुपीज़ दे दिया मैंने आपको, ठीक है। 100 रुपये थे मेरे पास, 100 में से मान लो 40 मैंने दे दिया। तो बताओ हमारे और आपके बीच में, क्योंकि मेरे पास 100 थे, मेरे तो 40 रुपये क्या हुए, लॉस हुए, बट आपके 40 रुपये क्या हुए, गेन हुए। तो आपके और हमारे बीच में एक्सचेंज कितना हुआ, कितने रुपए का एक्सचेंज हुआ, ट्रांसफ़र कितने रुपए का हुआ, 40 रुपये का। समझ में आ रहा है। तो ये बात, ये चीज़ अपने को समझना है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो अगला पर्टिकुलर कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर ना। जरूरी नहीं हो सकता है अगला गेन कर रहा हो, बट नंबर ऑफ इफेक्टिवली एक्सचेंज कितना हो रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि मैंने आपको 40 दिया, फिर आपने उसमें से 20 लौटा दिया मुझे, तो इफेक्टिवली एक्सचेंज कितना हुआ, 20 रुपया। भाई मैंने आपको 100 रुपये में से 40 रुपये दिया, बट आपने 40 नहीं लिया, आपने 20 हमको लौटा दिया, तो आपके पास पहुँचे कितने, 20। यानी कि नंबर ऑफ यानी कि नंबर बोल रहा हूँ मैं, यानी कि मनी एक्सचेंज कितना हुआ, 20 रुपये। तो चलो वही कंसेप्ट यहाँ पर हम समझेंगे। ये तो बात हो गई लॉजिक की। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो कितना रहा है, देखो Fe +2 से +3 जा रहा है। हर जगह देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोले तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, बट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो अपने को बात करनी है। तो यहाँ पर देखो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ड दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली, देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई Fe की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस। उसी तरह से ठीक है, यहां से कार्बन भी अपना लॉस कर रहा है, यानी कि C2O4, ठीक है। तो C2O4 की तरफ से कितना लॉस हो रहा है वो चीज़ देखो, कितना लॉस हो रहा है, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ड बाय C2O4, ठीक है। या फिर ओवरऑल पूरा लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, FeC2O4। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास तो अपने पास तो क्या फॉर्मूला रहेगा। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। टोटल नंबर ऑफ लॉस कितना हो गया, 3, 2 + 1। अगर एक गेन होता दूसरा लॉस होता तो माइनस कर देते, क्लियर ना, ठीक है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 2 है, जैसे 1 और 2 है, एक और होता तो तीनों को जोड़ देते, समझ रहे हो। तो हमने ये देखा कि एन फैक्टर यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 + कितना, 1। अब इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, N1 और ये N2। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा। N1 ये रहा, दिस इज N1, N2 ये रहा,
दोनों को जोड़ दो। अगर एक और होता n3 तो n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाता, एक और होता तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस 4 n4 डॉट 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 ऐसे ही चलता। ठीक है, तो पहला केस ये है जब ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट के या तो बढ़ेंगे या सभी घटेंगे, तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर दोनों बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर है ना, अगर मान लो दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर कम होते, ठीक है, जैसे मान लो हाइपोथेटिकली समझे, यहाँ +2 है यहाँ +1 होता तो घट रहा होता, यहाँ पर +3 है यहाँ मान लो +2 होता तो दोनों के घट रहे होते। उस कंडीशन में भी हम क्या लगाते, n1 प्लस n2। पक्का? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इंक्रीज का था, डिक्रीज का कर लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से अपने को इफेक्टिवली क्लियर होगा। ठीक है, तो जस्ट कॉपी इट, देन आई विल गिव यू सेकंड क्वेश्चन। ओके, नोट कर लिया, चलिए रब करें। ओके, तो चलो ये हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट केस। देखो इस केस में क्या था, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा था, है ना। अभी नेक्स्ट केस हम देखते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए तो केस 2, if ठीक है, if oxidation number of elements are decreases, पहला वाला इंक्रीज था, दूसरा वाला डिक्रीज है। इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ज़रा देखें आप। क्वेश्चन है Fe2O3 डिकम्पोज होकर अपने को क्या देता है, Fe प्लस O2। बैलेंस नहीं करना है हमें तो सिर्फ क्या देखा, सिचुएशन। तो देखो यहाँ पर क्या है, Fe के ऊपर चार्ज कितना है, +3। ठीक है, यहाँ पर Fe के ऊपर चार्ज कितना है, 0। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 0 का चार्ज है। देखो +3 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है ना। बताओ कितने का चेंज हो रहा है, 3। यहाँ पर Fe है कितने, 2। इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज आएगा वो किसका आएगा, 6 का चेंज आएगा, यानी कि 6 यूनिट का चेंज आएगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अभी यहाँ -2 पर है, -2 से 0 जा रहा है, बताओ कितने का चेंज है, 2। ऑक्सीजन है कितने यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर देखो कितने का चेंज आ गया, 6 आ गया। ज़रा सोचो इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ +3 था यहाँ 0 हो गया, या -2 था यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोनों ही केस में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मिला जुला के आप क्या कहोगे कि इस केस में क्या है, Fe2O3 ने क्या किया है, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन गेंड, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलोगे, गेन ही बोलोगे। 6 इलेक्ट्रॉन गेंड बाय Fe2O3। ठीक है, राइट नाउ यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 6 इलेक्ट्रॉन गेंड बाय Fe2O3। तो Fe2O3 दोनों ही साइड में क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, क्लियर ना। तो ओवरऑल अब क्या होगा बताओ, अगर हम लॉजिकली बात करें टोटल एक्सचेंज कितना होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है, कितना, टोटल एक्सचेंज। यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ। तो टोटल एक्सचेंज कितना हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन का। कैसे निकाला, हाँ, n1 प्लस n2। तो देखो जो फार्मूला हम लोगों ने इसके पहले देखा था बच्चों, सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा।
और आप यहाँ पर जो n फैक्टर है वो निकालेंगे, देन यू विल गेट 6 + 2 दैट इज़ 12। तो n फैक्टर आपका कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, कितना 12। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, क्लियर, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही केस में जो n फैक्टर का फॉर्मूला होगा वो होगा n1 + n2। अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की, कब, जब किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर या तो बढ़ रहे थे और दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर या तो डिक्रीज कर रहे थे। अभी हम अगला केस देखेंगे जहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी कर लीजिए, हम बात करते हैं अपने केस नंबर थर्ड की। कर लिया कॉपी आपने? चलिए केस नंबर थर्ड की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो केस थर्ड में हम लिखेंगे, यहाँ केस 3 कर दीजिए, मैं यहीं पर ही उसको एडिट कर दे रहा हूँ। इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस and other increases, one element are increases and other decreases। ठीक है, एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। ठीक है, चलो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से आपको मिलवा रहा हूँ, तो ज़रा देखें। ये एग्जांपल कुछ इस तरह से है। तो देखो ज़रा यहाँ पर Fe2S3, Fe2S3, ठीक है, Fe2S3। एक सेकंड ज़रा मैं क्वेश्चन को ज़रा एक बार और फिर से मिला लूँ। बिल्कुल, Fe2S3 FeO और प्लस SO2 दिख रहा है क्या आप इस क्वेश्चन का n फैक्टर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ Fe का कितना है, +3 है। सल्फर का कितना है बेटा, -2 है। यहाँ पर आप Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यू विल गेट +2। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो चलो +3 से +2 जा रहा है Fe, कितने का चेंज आएगा, हाँ 1 का। ठीक है, यहाँ पर Fe है कितने, 2, यानी कि 2 यहाँ पर n फैक्टर आ जाएगा। इसका n फैक्टर कितना आएगा, 2। चलो सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर -2 से कहाँ जा रहा है, +2 की तरफ। -2 से कहाँ जा रहा है, +2। कितने का चेंज आएगा, हाँ 4 का। कितने का आएगा, 4 का। देखो कभी भी n फैक्टर चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं आता, चेंज हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, चेंज हमेशा कितना लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, और ज़ीरो भी नहीं होता कभी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही हमेशा लेंगे और नेगेटिव तो कभी ही नहीं होता है चेंज। तो -2 से लेकर 2, बताओ कितने का चेंज आएगा, 4 का। 4 यहाँ पर सल्फर है कितने, 3। कितने हैं, 3 दिख रहा है। तो कितने का चेंज आ गया, 4 3 जा 12। कितने का चेंज आ गया, 4 3 जा 12। बोलो बात क्लियर हो रही है, 4 3 जा 12। सही कर रहा हूँ मैं, हाँ +3 और 1 का ये 2। ठीक है, और यहाँ पर -2 से लेकर 4 का चेंज, तो 4 और यहाँ पर सल्फर है कितने, 3। ठीक है, क्लियर। अब ज़रा ध्यान समझिए, आप यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2। क्लियर ना, इफेक्टिवली कितना हो रहा है, 2। यहाँ पर -2 से +2, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, लॉस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्या समझ पा रहे हो आप? देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन देख लो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पक्का? इसका मतलब क्या है, कोई एक लॉस कर रहा होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे,
अगर हम बात करें लॉजिक की, तो लॉजिक यहाँ पर बेटा यही लगेगा कि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फिर से वही बात, अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ, उसमें से मैं अगर आपसे 60 रुपये, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, आपने 60 रुपये मैं आपको दे दूँ 100 रुपये में से, तो बताओ हमारे आपके बीच में कितने का एक्सचेंज हुआ, 60 रुपये का। कितने का एक्सचेंज हुआ, 60 रुपीज़ का। वही सेम चीज़ है, अपने को क्या बात करना है, इफेक्टिवली एन फैक्टर कितना आया, यानी कि एक मॉलिक्यूल में चार्ज कितना एक्सचेंज हुआ है, यानी कि ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो 12 और ये कितना 2, यानी कि कितना होगा बताओ इफेक्टिवली। आपने कैसे बताया, 60 कैसे बताया, 100 माइनस कितना 40। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि एक 12 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इफेक्टिवली कितना लिखोगे, हाँ कितना लिखोगे 10। इफेक्टिवली कितना आप लिखोगे 10। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, एन फैक्टर जो होता है वो होता है n1 माइनस n2। क्या होता है बेटा, n1 माइनस n2। कभी भी एक गेन करेगा और एक लॉस करेगा, उसके लिए आपका फार्मूला क्या है, n1 माइनस n2। ध्यान रखना यहाँ मॉड लगाया है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो बस आप निकाल लीजिए यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, n1 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और माइनस 2, तो लो मेरा एन फैक्टर कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा एन फैक्टर 10। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आप। तो इस तरह से हम 3 केस कवर कर लिए। हम लोगों ने ये भी देखा जब ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बढ़ेगा, यानी कि जब ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के इंक्रीज होंगे। फिर हमने देखा जब दोनों के डिक्रीज होंगे, तो दोनों ही केस में एन फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, n1 प्लस n2। अब इस बार क्या है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे केस में फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉड n1 माइनस n2। बोलो बात क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन इसके आगे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। छोटी सी मिस्टेक हुई है आई थिंक। चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सुधारता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन कितनी है, +2 लिखा हुआ है, बट ये क्या होगा +4 होगा बेटा। थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ये 4 होगा तो यहाँ कितना आएगा चेंज, -2 से 4 कितने की चेंज आएगा 6। यहाँ पर कितना आना चाहिए 18, बस बाकी सब सही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 - 2, दैट इज़ कितना हो जाएगा 16। दैट इज़ आंसर, 16 इज़ द आंसर। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, सल्फर के ऊपर कितने का चार्ज आएगा, +4 का चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व। देखते हैं फिर वहाँ से कैसे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस कुछ लिख देता हूँ आपको। ठीक है, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। ओके, एज यू सी इन द बोर्ड देयर इज दीज आर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप इसको प्रैक्टिस करिए सबसे पहले, फिर अपन इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए हो गया, चलिए मैं करता हूँ इसको सॉल्व। देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एन फैक्टर एंड देन इक्विवेलेंट। एक बार अगर एन फैक्टर पता चल जाएगा तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, जिसका भी आपने एन फैक्टर निकाला है उसके मोलर मास को कैलकुलेट करोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, एन फैक्टर से। तो हमें क्या पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एन फैक्टर। तो देखो ज़रा ये ध्यान से देखिए, FeS2 यहाँ लिखा है, यहाँ पर सभी अब ध्यान में रखिए, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगी। ठीक है, इस कंपाउंड को ध्यान रखिए, ये आयरन सल्फाइड नहीं है बेटा, इसका नाम है आयरन पायराइट्स। क्या नाम है, आयरन पायराइट्स। याद रखिए कि मेटलर्जी में आपको पता चलता है सल्फर का ओर है। ठीक है, क्लियर ना, सल्फर का ओर होता है ये, इसको बोलेंगे हम आयरन पायराइट्स। और आयरन पायराइट्स में जो सल्फर है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2 का। सल्फर के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 का।
तो सिंगल सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1, ठीक है, क्योंकि 2 सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज है, तो एक सल्फर के ऊपर चार्ज कितना होगा, हाँ कितना होगा, -1 का चार्ज होगा, ठीक है। चलिए Fe के ऊपर कितना है, +2 है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। Fe के ऊपर तो कितना है बेटा, +2। यहाँ पर Fe के ऊपर कितना है, +3। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। Fe जो है वो +2 से कहाँ जा रहा है, +3 की तरफ, कितने का चेंज आएगा, 1 का, और यहाँ पर Fe है कितने, 1, यानी कि n फैक्टर यहाँ पर तो कितना आ गया, 1 आ गया। चलो बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सल्फ़र के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -1। खामखा यहाँ में -2 लिखा हूँ मैं, यहाँ पर -1, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप सभी, इसको कैसे ब्रेक करोगे, जिनको डाउट है, कुछ ऐसे ब्रेक होगा। देखो बेटा, Fe +2 और +2s-, यानी कि ऐसा कुछ S2 -2, कुछ ऐसा ब्रेक होगा। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन निकालें तो ये -1 आने वाला है, क्योंकि 2 सल्फ़र है ना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर ना, समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर सल्फ़र के ऊपर कितने का चार्ज है, -1 का चार्ज है, तो -2, क्योंकि 2 सल्फ़र के ऊपर -2 का चार्ज, ये कितना है, +4, तो -2 से +4 कितने का चार्ज चेंज आएगा, +6। यहाँ पर सल्फ़र है कितने, 2, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया, 12। अब ज़रा देखें आप, एक मिनट, नो, यहाँ पर सल्फ़र की, एक सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप तो हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, उसी तरह से आपने Fe का निकाला तो कितना है, +2। सल्फ़र का निकालोगे, क्योंकि 2 सल्फ़र के ऊपर चार्ज कितना है, -2, तो एक सल्फ़र के ऊपर चार्ज कितना होगा, -1, ठीक है। तो एक सल्फ़र के ऊपर -1 का चार्ज होगा, तो बताओ -1 से +4 कितने का चेंज आएगा, 5। यहाँ पर सल्फ़र है कितने, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, कौन सा केस है। देखो, पहले वाले में +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दूसरे वाले में -1 से +4, क्या बात है, दोनों ही जगह बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये केस नंबर 1 है बेटा, 10 + 1, तो फाइनली n फैक्टर कितना आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, 11 आ गया। n फैक्टर कितना आ गया, 11। सभी लोग कर लिए हो, ये तो बहुत आसान था। चलिए दूसरा वाले बात करते हैं। दूसरे वाले में ज़रा देखो, Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3। Fe, इसको ज़रा ब्रेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ब्रेक करोगे। इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, Fe +3 + 3NO3-, ठीक है। आयरन का तो सभी को दिख रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दिख रहा है सभी को +3। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +5। कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी, ठीक है। तो मुझे मिल गया है नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बेटा कितना आएगा, +5 आएगा। तो बस एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया है तो बाकी तो काम सब आसान है हमारा। +3 से +2 कितने का चेंज, 1 का चेंज। कितने Fe है यहाँ पे, बिल्कुल सही 1 है। चलो पहला n फैक्टर मिल गया मुझे। चलो बताओ नाइट्रोजन में कितने का चेंज आ रहा है। नाइट्रोजन +5 से कहाँ जा रहा है, +3, यानी कि 3 का चेंज। +5 से 2 कितने का चेंज, 3 का चेंज आ रहा है। बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन है कितने, हाँ ये भूलिएगा मत, कई बच्चे भूल जाते हैं, ये 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीड कौन सा केस है ये, देखो 3 से 2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले वाले का घट रहा है, दूसरे वाले का देखो, वेरी गुड, दूसरे वाले का भी घट रहा है। इसका मतलब दोनों को हमें ऐड कर देना है। कौन सा केस हो गया, दूसरा केस हो गया, केस 2 हो गया। तो फाइनली बेटा n फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 10। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलिए अब आप जल्दी जल्दी इसका आंसर आप बताइए मेरे को। थर्ड वाले में आर्सेनिक के ऊपर चार्ज आएगा +3 और सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा कितना,
2 का चार्ज आएगा। क्लियर ना? ठीक है, सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आएगा -2। कैसे इसको ब्रेक करोगे, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। AS2S3 इसको कैसे ब्रेक करोगे? इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है? 2 आर्सेनिक के ऊपर कितने का चार्ज? +3 और +3 सल्फर के ऊपर कितने का चार्ज? -2। यू कैन एग्जैक्टली सी कि आर्सेनिक के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? +3 और हर एक सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है? -2। तो सभी को दिख रहा है? बोलो, सभी को दिख रहा है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, तो आपको मैंने बता दिया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आर्सेनिक के ऊपर चार्ज कितना है और सल्फर के ऊपर कितना है। ज़रा यहाँ पर देखो, ये भी आर्सेनिक ही है, कहीं गलती से आप सल्फर मत समझ लेना, ठीक है? एक मिनट, मैं सल्फर तो नहीं, AS, ओह ठीक है, AS, ठीक है, आर्सेनिक ही है ये, आर्सेनिक। चलिए, तो यहाँ पर आर्सेनिक के ऊपर चार्ज कितना आएगा? निकाल लो। यहाँ पर कितना आएगा? देखो, x -8 इक्वल टू -3, तो -3 + 8 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर जो आर्सेनिक है उसके ऊपर बेटा चार्ज कितना आएगा? +5। सल्फेट के ऊपर, सल्फर के ऊपर चार्ज हमेशा +6 होता है। तो बस मुझे सारा का सारा ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया है। अब हमारा अगला काम क्या है? ऑक्सीडेशन n फैक्टर को कैलकुलेट करना, ठीक है? तो देखो, आर्सेनिक जो है +3 से कहाँ चेंज हो रहा है? +5। तो बताओ कितने का चेंज आएगा? 2 का चेंज आएगा। क्लियर? +3 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। बताओ यहाँ आर्सेनिक है कितने? 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 4। कितना आ रहा है? चार्ज 4, ठीक है? ये 4 आ गया मेरा आंसर, पहला n फैक्टर। अब सल्फर की ज़रा बात कर लेते हैं। सल्फर जो है -2 से कहाँ जा रहा है? +6 की तरफ जा रहा है, यानी कि कितने का चेंज आएगा? -2 से +6 8 का चेंज आएगा। बताओ यहाँ सल्फर हैं कितने? वेरी गुड, कितने हैं? 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। तो फाइनली जो हमारा n फैक्टर आएगा, क्योंकि दोनों ही n फैक्टर क्या हो रहे हैं? दोनों ही जगह ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। +3 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, -2 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही तरफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से हमारा कौन सा केस लगेगा? केस 1। तो N1 + N2, तो ज़रा पहले को N1 को मान लीजिए ये N2 हो गया और ये N1 हो गया, दोनों को आप ऐड करोगे, यू विल गेट 28। समझ गए? तो अभी तक फर्स्ट और सेकंड केस आया है, तो आप जल्दी से उसको कॉपी करिए। मैं आपको थर्ड केस भी बता देता हूँ, ठीक है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया? कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? चलिए, देन वी मूव टू आवर थर्ड केस। एक और क्वेश्चन लिखेंगे जो थर्ड केस से रिलेट करेगा, ठीक है? मैं आपको सारा केसेस के क्वेश्चंस में इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? कभी भी आपके सामने आए तो आप ऐसा ना सोचो कि मुझे नहीं आता है, ठीक है? इसलिए सारा केसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? एक थर्ड केस मैं आपके सामने यहाँ छोड़कर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज़रा थर्ड केस में, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा पेन को मैं उठा लूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 था। 4th में देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मेरे पास है, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ। हाँ, Bi यानी बिस्मथ सल्फाइड है, ये हो रहा है बिस्मथ में प्लस सल्फर। एग्जैक्टली देखिए ज़रा इस रिएक्शन को सभी। यहाँ पर अगर आप बात करो, यहाँ पर बिस्मथ के ऊपर चार्ज बेटा कितना आएगा? +3, ठीक है? +3 और सल्फर के ऊपर कितना आएगा? -2। क्लियर है? इसमें तो अभी कोई डाउट है नहीं, अभी जस्ट बताया है मैंने। ये कैसे ब्रेक होगा? 2Bi +3 + 3S -2। सभी को दिख गया? सल्फर के ऊपर -2, बिस्मथ के ऊपर +3। चलिए, यहाँ पर Bi 0, यहाँ पर सल्फर 0। चलिए, ये 0 पहुँच गया, ये सल्फर कहाँ पहुँच गया? ये भी 0 पहुँच गया। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? पहले वाले में घट रहा है, +3 से कहाँ जा रहा है? 0। लेकिन दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 से 0 जा रहा है, ठीक है? यानी कि एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। कौन सा केस? केस नंबर 3rd। चलिए, तो अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो बताओ कितने का चेंज आएगा?
+3 से 0 यानी कि 3 का चेंज आ गया। बताओ बिस्मथ हैं कितने, 2 यानी कि कितने का चेंज आ गया बेटा, 6 का। बोलो आ गया है। नेक्स्ट सल्फर यहाँ पर -2 पे है, -2 से 0 कितने का चेंज आएगा, 2 का। बताओ यहाँ सल्फर है कितने, 3, 6 कितने का चेंज आ गया, 6 का। -2 मामला यहाँ फंस गया है। क्यों? क्योंकि n फैक्टर 0 आ रहा है। n फैक्टर कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो n फैक्टर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। तो चलो इसको अपन चेंज कर देते हैं। पहले वाले का जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, पहले वाले घट रहा है, दूसरे वाले का बढ़ रहा है। ठीक है, चलो आप दूसरे वाले का क्या कर दो, चेंज कर दो ज़रा। यहाँ पे क्यों दिक्कत क्या हो रही है, एक मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया था। यहाँ पर n फैक्टर देखो 3, -2 से 0 कितने के चेंज हो रहा है, 2 का। 2 यहाँ पर कितने सल्फर हैं, 3 यानी कि 6 n फैक्टर इसका आ रहा है, 6 n फैक्टर इसका आ रहा है। तो फाइनली n फैक्टर जो होगा वो 6 - 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने केस 3 में ये पढ़ा है, जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और किसी दूसरे का घटता है तो फाइनली जो n फैक्टर होता है वो n1 - n2 होता है। तो उस हिसाब से n फैक्टर इसका 0 हो जाएगा, बट n फैक्टर 0 नहीं हो सकता। इस वजह से आई हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन में ये ले रहा हूँ, SO2 ले रहा हूँ। ज़रा आप लोग इसको सही कर लीजिए, ठीक है। अभी कंफ्यूज ना हो, O2 कहाँ से आ गया सर। देखो जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। चार्जेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। कहीं पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये दोनों ही जो केसेस हैं बेटा, वो दोनों लॉस और गेन कहाँ से हो रहा है, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से। नहीं। तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं पर नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख कैसे दिया मैंने, मीडियम से लिखा है, क्योंकि मीडियम भी तो होगा भाई। H+ कहाँ गया, H2O कहाँ गया, सोचो ज़रा। वो सब भी है बट हमने लिखा नहीं है उसको। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो थ्रू मीडियम हो रहा है। और जब मीडियम है तो फिर डेफिनेटली ऑक्सीजन होगा ही होगा, क्योंकि अगर H+ होगा तो H2O होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे आप ना किससे, H2O से। ठीक है, तो जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं वो सभी मीडियम से एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा सर अपने मन से आपने ऑक्सीजन क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है ये रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई मीडियम तो ज़रूर होगा ना। और जब मीडियम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर भी रहेगा, एसिड रहेगा या फिर बेस रहेंगे। ठीक, चलिए तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया है, अभी का सिनेरियो, ये सल्फर +4 में चला गया है। -2 से क्या है, +4, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। बताओ कितने का चेंज आएगा, 6। तो यहाँ पर सल्फर है कितने, 3, यानी कितना हो गया, 18। अब फाइनली n फैक्टर कितना हो जाएगा, पहले वाले में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। केस नंबर 3 n1 - n2 मॉड में किसी को मान लीजिए इसको n1 और इसको मान लीजिए n2। तो बताओ n फैक्टर कितना आएगा, यस 18 - 6 यानी कि 12। कर लोगे, 18 - 6। तो यहाँ से हमारा n फैक्टर आ गया कितना, 12। दिस इज अवर आंसर। ये फाइनली हमारा क्या आ गया, n फैक्टर आ गया है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये अच्छा सवाल है आपके लिए। Fe2S3, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। Fe2S3 implies 2FeSO4 प्लस SO3। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे आज के सेशन का, और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें Fe2S3 है ना, तो इसको अगर आप ब्रेक करो तो सबसे पहले देखो, इसको भी ब्रेक करके मैं आपको सिखा ही देता हूँ Fe2S3 को कैसे ब्रेक करोगे। जितने भी 2 और 3 वाले हैं उनको करने का तरीका एक ही है। देखो ये अभी जस्ट हमने बताया था आपको, सभी को दिख रहा है, Fe के ऊपर +3 का चार्ज, सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज। तो चलो बस देर किस बात की है, -2, और यहाँ पर जो Fe है वो +2 है, और यहाँ पर जो सल्फर है वो कितना है, +6 है। उसमें कोई भी
शंका या कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, निकाल लोगे सभी। ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हो तो इसको अलग कर लो। अगर आपको FeSO4 में दिक्कत हो रही है तो इसको अलग कर लो। इसको अलग कैसे करोगे बेटा? Fe+2। क्यों? क्योंकि आपको पता है सल्फेट आयन में ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। देख लो, अलग कर दिया। तो Fe के ऊपर अब चार्ज कितना है? देखो +2, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें से अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे देन यू विल गेट +6, जो कि हमने यहाँ लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखो सल्फर के ऊपर +6 का चार्ज आएगा। सही कर रहा हूँ? ओके, +6 का चार्ज आएगा। तो बस अपना काम शुरू हो गया है। देखें आप, ठीक है, आयरन जो है वो +3 से कहाँ जा रहा है? +2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब 1 का चेंज, और आयरन यहाँ पे है कितने? 2। तो यहाँ से तो आंसर आ गया कितना? 2। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। बट ज़रा संभल कर देखिए, सल्फ़र यहाँ पर 2 जगह जा रहा है। पहला यहाँ, दूसरा सल्फ़र यहाँ जा रहा है। दिख रहा है? यानी कि सल्फ़र खुद अपने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रहा है, और दोनों ही वो इंक्रीज़ कर रहा है। क्लियर ना? दोनों ही वो इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर -2 पर सल्फ़र है, यहाँ पर सल्फ़र +6 में है। यहाँ पर सल्फ़र, 1 मिनट, इसको आप SO2 कर लीजिए बेटा। SO3 नहीं है, SO2 कर लीजिए। ठीक है, हाँ, इसको आप SO2 कर लीजिए सभी लोग पहले। हाँ, अब जाकर मामला सही होने वाला है। SO2 कर लीजिए। देखिए, -2 से लेकर +6, ठीक है, फिर -2 से लेकर +4। मिला जुला के क्या कह रहा हूँ मैं कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कहीं गलती से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मत सोच लीजिएगा कि देखा नहीं सल्फर के सर, यहाँ पर सल्फर यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और देखते ही कह दिया कि सर ये तो डिसप्रपोर्शनेशन है। नहीं भाई, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होना चाहिए। बट आप यहाँ देख रहे हो सल्फर का सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन का केस ये नहीं है। तो चलिए, यहाँ -2 से +6, बताओ कितने का चेंज होगा? 8 का। कितने का चेंज होगा? 8 का। अब ध्यान से, हमारे पास यहाँ कितने सल्फर हैं? 3। बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को। हमारे पास यहाँ कितने सल्फर हैं? 3। हमें ये देखना है हमारे पास जो 3 सल्फर हैं उसमें से कितने सल्फर, मेरी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 3 सल्फर हैं, उन तीनों सल्फर में कितने सल्फर ऐसे हैं जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, और कितने सल्फर ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। ये हमें पता करना है। अगर आप इसको पता नहीं कर पाओगे देन यू विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, यू कैन नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो पहली बात आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर कभी भी ऐसा केस आएगा, तो हर जगह की बात मैं कर रहा हूँ, इस केस को ध्यान से, इसीलिए मैंने यहाँ डबल टिक किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा केस आएगा जहाँ पर इस एलिमेंट का 2 ऑक्सीडेशन नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों ही या तो बढ़ रहे हों या फिर दोनों ही घट रहे हों। ठीक है, क्लियर ना? अभी यहाँ तो सल्फर दोनों बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता था दोनों सल्फर यहाँ पे कम होते। तब हमें यही डिसाइड रखना है कि हमारे पास सल्फर हैं कितने, यहाँ पर 3। उन तीनों सल्फर में कितने ऐसे सल्फर हैं जो +6 शो कर रहे हैं, और कितने ऐसे सल्फर हैं जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। ये चीज़ आपको सवाल में दिया हुआ है। सवाल में आप ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 सल्फर हैं बेटा। देखो सल्फर यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ पर 2 सल्फर ऐसे हैं जो +6 शो कर रहे हैं, बाकी बचा हुआ एक सल्फर क्या शो कर रहा है? +4 शो कर रहा है। तो बस आपको आपकी जानकारी मिल गई, यानी कि ये 3 सल्फर में 2 सल्फर जो हैं +6 शो कर रहे हैं। तो बस आपने -2 से 6 का देखा तो कितने का चेंज आ गया है? 8। तो बताओ कितने सल्फर ऐसे हैं +6 शो कर रहे हैं? 2 सल्फर लिखा है ना, 2 सल्फर। तो कितना हो जाएगा? 8 2 16। देखते चलिए। ठीक है, कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा है कि सर आप बार बार यही मना किए हैं कि कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, बट फिर भी आपने यहाँ पर कोएफिशिएंट को काउंट किया है, ऐसा क्यों? देखो, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, जब ऐसा केस आएगा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास सल्फर शुरुआत में कितने हैं? 3, लेकिन उन तीनों में
कितने ऐसे सल्फर हैं जो +6 शो कर रहे हैं और कितने ऐसे सल्फर हैं जो +4 शो कर रहे हैं। उनको पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम इसको काउंट करें। तो बस आपको ये जो है सिचुएशन याद रहेगी तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 सल्फर में से 2 सल्फर +6 शो कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो चलो यहाँ -2 से बताओ +4 में कितने का चेंज आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया, 6 का। बताओ कितने ऐसे सल्फर हैं जो +4 शो कर रहे हैं? फिर से देख लो, -2 से 4 कितने का चेंज? 6 का। तो कितने ऐसे सल्फर हैं? सिंपल, एक ही सल्फर है, क्योंकि 2 सल्फर तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा था, तो बाकी बचा कितना सल्फर? एक सल्फर है, वो कितना शो करेगा? हाँ, +4 शो करेगा, तो 1। ठीक है, तो अब आप अपना गणित चालू कर दीजिए। किसको किसको ऐड करना है, किसको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो दोनों ही जुड़ रहे थे, 16 यानी कि सल्फर के दोनों ऑक्सीडेशन बढ़ रहे थे, तो यानी कि 16 और 6 आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ मैं n फैक्टर, इसको मैं रब कर दूं बेटा, तो मेरे पास थोड़ी सी जगह बचेगी जहाँ मैं लिख पाऊंगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। चलिए फाइनली n फैक्टर की चर्चा कर लेते हैं। तो n फैक्टर क्या होगा? 16, ब्लैक पेन से लिखूं? चलो ब्लैक पेन से लिखता हूं। 16 + 6, क्यों प्लस किया है? क्योंकि सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन को सिर्फ बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है, इस वजह से दोनों जुड़ जाएंगे। केस नंबर 1। ठीक है, लेकिन आयरन का क्या हो रहा है? आयरन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा है, इस वजह से वो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना? 2। बस काम खत्म हमारा। ठीक है, n फैक्टर कितना आ गया बेटा? 22 - 2 दैट इज 20। बस दिस इज अवर फाइनली आंसर। बहुत ध्यान से देख लीजिए, एक बहुत बेहतरीन सवाल जो है आपके आंखों से गुजरा। आपने यहाँ पर क्या सीखा? आपने यहाँ पर यह सीखा कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में, जब भी हमारे सवाल में कभी ऐसा आएंगे जहाँ पर हमें किसी ज़्यादा एलिमेंट का क्या, एक ही एलिमेंट का क्या हो, 2 ऑक्सीडेशन नंबर नज़र आए जहाँ पर दोनों बढ़ रहे हों, जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है सल्फर का, ऐसा भी हो सकता था सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही क्या हो जाते? कम हो जाते। तो उस केस में आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई कितने ऐसे सल्फर हैं जिनका +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रहा है, या फिर कितने ऐसे सल्फर हैं जिनका +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर मान लो एक घटता और एक बढ़ता, यहाँ पर सल्फर के दोनों ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था सल्फर का एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता? कम हो जाता। तो जिसका बढ़ता कम हो जाता, तो उस केस में तो आपको क्या करना है बेटा? माइनस ही करना है। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर ऐड किया है वहाँ पर आप क्या कर देना? माइनस कर दिए होते, अगर ऐसा होता तो। ठीक, समझ गए आप? चलिए, तो आई होप समझ गए आप। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मैं आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, ये मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन आसान नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल होगा आपको करने में, बट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप उसको एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो। मैं मिलवाता हूँ आपसे उस होमवर्क वाले क्वेश्चन से। कर लिया? सभी ने कर लिया? चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ और मैं आपको वो क्वेश्चन मिलवाता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कुछ, BaSCN isocyanate 2 implies BaSO4 plus SCN, सॉरी HCN है यहाँ पे। ठीक है, तो BaSCN ट्वाइस implies BaSO4 प्लस HCN। ठीक है, क्लियर ना? तो जल्दी से नोट कर लो आप। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को कवर किया, हमारे इंपॉर्टेंट सेशन को आज कवर किया है। आज के क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि n फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ डेफिनेटली अभी हम रिएक्शंस के n फैक्टर को नहीं जाने हैं।
ठीक है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो चलो आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जैसे आपके सामने आपको पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, कभी वो रिएक्शन आ जाए तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाए तो वो सारी चीज़ तो आप देख ही लियो, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी अपन बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।